सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के टर्म 2 की एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, एक एक प्रश्न को समझेंगे और एक एक उत्तर को आसानी से समझेंगे। ठीक है, जैसा कि अब पहला प्रश्न है एक नंबर प्रश्न की तनवा परियोजना क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, तनवा परियोजना है कि महिलाओं को रोजगार दिलाने के लिए, मतलब गैर कृषि क्षेत्र में महिलाओं को रोजगार दिलाने के लिए और उसके लिए महिलाओं को प्रशिक्षण भी करवाया जाता है। यह है तनवा परियोजना। तो तनवा कृषि के क्षेत्र में तमिलनाडु की महिलाओं के लिए शुरू की गई एक परियोजना है, जहां ग्रामीण महिलाओं को गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार मिलता है तथा साथ ही पुणे नवीनतम कृषि तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाता है। यह परियोजना 1980 के दशक में चालू की गई थी। ठीक है, यह है तनवा परियोजना। अगला प्रश्न है दोनों प्रश्न के समांतर माध्यम के गुण और दोषों को लिखिए। देखिए, इसमें गुण में भी लिखने के बोला गया है और दोष भी लिखने के लिए बोला गया है। तो दोनों को लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे समांतर माध्यम के निम्नलिखित गुण है। एक नंबर गुण है कि इसका मुख्य गुण यह है कि सबसे बोधगम्य तथा सरल है। ये सरल मतलब आसानी से निकल जाता है। फिर यह माध्यम निश्चित तथा और सदा एक ही होता है। फिर 3 नंबर की एक केंद्रीय प्रवृत्ति के अधिक स्थायी मापन है। अब देखेंगे समांतर माध्यम के निम्नलिखित दोष है। दोष क्या क्या है? दोष ये है कि 1 नंबर की किसी श्रेणी के आवर्ती मात्रा को देखकर समांतर माध्यम का अनुमान लगाया नहीं जा सकता है। फिर है इसे ज्ञात करते समय प्रत्येक पद को समान महत्व दिया जाता है, इसके परिणाम विश्वसनीय नहीं है। फिर है समांतर माध्यम से समय श्रेणी की रचना को ठीक ठीक पता नहीं चलता है। ये है समांतर माध्यम के गुण और दोष। अब अगला प्रश्न 3 नंबर है, जो कि इंपॉर्टेंट है कि माध्य विचलन से आप क्या समझते हैं। तो श्रेणी की किसी भी माध्यम, माध्यिका, बहुलक अथवा समांतर माध्यम से विभिन्न पदों की विचलन को समांतर माध्यम उस श्रेणी का माध्य विचलन कहलाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, जो आप लोग का होता है ना फॉर्मूला सब सूत्र भी आता है सूत्र का कि इसका माध्य विचलन का क्या सूत्र होगा, सहसंबंध का क्या सूत्र होगा, बहुलक निकालने का क्या सूत्र होगा। तो सूत्रों का एक हम अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, कि सूत्र निकालने की शॉर्ट ट्रिक उसका एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आधार अवधि के 3 वांछित गुणों को लिखिए। तो आधार अवधि में निम्नलिखित 3 वांछित गुण है। 1 नंबर है कि आधार अवधि वो सामान्य वर्ष होना चाहिए जिसमें कोई अवधारणा परिवर्तन जैसे युद्ध, बाढ़, अकाल आदि ना हुआ हो। फिर 2 नंबर के आधार वर्ष का चुनाव दिए गए अवधियों में से सतत अवधि के प्रथम वर्ष को लेना चाहिए। फिर 3 नंबर आधार अवधि से तुलना करके निकाले गए मूल्य हमेशा निश्चित एवं सार्थक होते हैं। ठीक है, देखिए, एक होता है आधार अवधि, आधार समय, एक होता है चालू समय। तो आधार वर्ष उस वर्ष को लेना चाहिए जिस वर्ष में कोई युद्ध ना हुआ हो, कोई बाढ़ ना हुआ हो, कोई उस वर्ष में कोई चुनाव ना हुआ हो और कोई अकाल की स्थिति ना हुई हो। तो उस वर्ष को हम लोग आधार वर्ष के रूप में ले सकते हैं। अगला प्रश्न है कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। तो काम के बदले अनाज कार्यक्रम है बेरोजगारी को दूर करना ताकि रोजगार मिले। तो काम के बदले अनाज कार्यक्रम नवंबर 2004 में देश के 150 सर्वाधिक पिछले जिले में इस उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था कि पूरक वेतन रोजगार के सृजन को बढ़ाया जाए। देखिए, रोजगार को बढ़ाया जाए। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों के मुफ्त अनाज मुहैया कराया जाता था। इस कार्यक्रम का मुख्य जोर जल संरक्षण, सूखे से बचाव, भूमि विकास, बाढ़ नियंत्रण पर था। अगला प्रश्न 6 नंबर है। 6 नंबर की भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में कोई 3 अंतर लिखे। ठीक है, तो इसको इस तरह का लिखिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखिएगा सबसे पहले कि भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में निम्नलिखित 3 अंतर है। फिर बीच में एक लाइन दीजिएगा, इधर लिखिएगा भौतिक पूंजी। ठीक है, और इधर लिखिएगा मानव पूंजी, इधर लिखिएगा मानव पूंजी। अब भौतिक पूंजी वाला गुण इधर लिखिएगा, मानव पूंजी वाला गुण इधर लिखिएगा। ठीक है, इसको हम इस तरह नहीं लिखे, इस तरह लिखे तो परीक्षा में आप लोग उस तरह लिखिएगा। ठीक है, भौतिक पूंजी का तात्पर्य पूंजी से है जो प्रकृति के मूर्त जैसे कि धन, मशीनरी, फर्नीचर, भवन आदि से। देखिए, भौतिक पूंजी मूर्त होते हैं जिसको हम लोग आसानी से देख पाते हैं, जैसे हो गया कोई भी चीज़, मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, भवन हो गया, ये होता है भौतिक पूंजी। और मानव पूंजी को हम लोग देख नहीं पाते, जैसे दक्षता, योग्यता, किसमें कितना योग्यता है देख नहीं पाते, शिक्षा, स्वास्थ्य, उसको हम लोग बोलेंगे मानव पूंजी। ठीक है, भौतिक पूंजी के अगला गुण ये है कि भौतिक पूंजी का निर्माण एक आर्थिक और सामाजिक प्रक्रिया है। और 3 नंबर भौतिक पूंजी के सीधे बाजार में बेचा जा सकता है। अब मानव पूंजी के देखेंगे तो मानव पूंजी एक नई अवधारणा है जिसका तात्पर्य किसी व्यक्ति के कौशल, योग्यता, प्रतिभा, ज्ञान आदि के संग्रह से है। देखिए, ये सब हम लोग देख नहीं पाते हैं, जिसका उपयोग कंपनी द्वारा अपने दीर्घकालीन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। मानव पूंजी का गठन एक सामाजिक प्रक्रिया है। देखिए, मानव पूंजी सामाजिक प्रक्रिया है जबकि भौतिक पूंजी आर्थिक और सामाजिक दोनों है। और भौतिक पूंजी जैसे कोई फर्नीचर हो गया, टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, इसको तो हम बेच सकते हैं, लेकिन मानव पूंजी का
नहीं बेच सकते, जो कौशल योग्यता को नहीं बेच सकते, लेकिन मानव की सेवाओं को बेच सकते हैं। तो मानव पूंजी को बाजार में नहीं बेचा जा सकता, बल्कि मानव की सेवाओं को बेचा जाता है। अगला प्रश्न 7 नंबर है, यहाँ पर प्रश्न है कि निर्धनता निवारण सरकार की समृद्धि आधारित रणनीति की व्याख्या कीजिए। निर्धनता निवारण यानी गरीबी निवारण, मतलब गरीबी से कैसे छुटकारा पाए, उसके द्वारा सरकार द्वारा क्या क्या रणनीति बनाया गया उसको लिखना है। ठीक है, तो निर्धनता मानव पर एक अभिशाप है। तो सबसे बड़ा अभिशाप यह है कि इसकी प्रकृति संचयी होती है और यह समानता के साथ निकट संबंध रखती है, इसलिए इसका तत्काल निवारण आवश्यक होता है। निर्धनता के कारण के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि निर्धनता को दूर करने के लिए हमें एक और अपना आर्थिक विकास तीव्र करना होगा, दूसरी तरफ अपने आय की असमानता को कम करना चाहिए। अतः यहाँ पर देखिए, अतः निर्धनता को दूर करने से संबंधित उपाय के मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक भाग है तीव्र आर्थिक विकास और एक है आय का पुनः वितरण यानी आय की असमानता ना हो, सभी को समान वितरण हो। तो तीव्र आर्थिक विकास ये नंबर वाला पहले देखेंगे क्या है। भारत में आर्थिक विकास या राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करके निर्धनता दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। एक नंबर कृषि विकास। कृषि में अगर विकास हो जाएगा तो देश का विकास हो जाएगा। कृषि से संबंधित सारी कठिनाइयों को दूर करके तीव्र आर्थिक विकास किया जा सकता है। 2 नंबर आर्थिक संरचना का विकास को प्रारंभिक अवस्था में आर्थिक संरचना का विकास करके तीव्र आर्थिक विकास किया जा सकता है। फिर है औद्योगिक विकास अगर हो जाएगा तो देश का भी विकास हो जाएगा। औद्योगिक विकास करके भी अर्थव्यवस्था में तीव्र आर्थिक विकास किया जा सकता है। अब बी नंबर के में देखेंगे कि आय का पुनः वितरण किस तरह से हम लोग करेंगे। तो निर्धनता एक सापेक्ष अवधारणा है, यह आय तथा धन की असमानता के कारण पैदा होती है। तो किसी के पास ज़्यादा धन है, किसी के पास कम धन है, इसलिए भी निर्धनता एक प्रकार का है। तो अतः आय एवं संपत्ति की असमानताओं को दूर करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। एक नंबर है कि निर्धनों को लाभकारी मजदूरी और स्वरोजगार की सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। स्वरोजगार यानी खुद का रोजगार खुद करे, और दोनों प्रत्येक श्रमिक को न्यूनतम मजदूरी की गारंटी दी जानी चाहिए। न्यूनतम मजदूरी की गारंटी मतलब अगर किसी मजदूर को 250 रुपये मिल रहा है तो ये मतलब गारंटी देना चाहिए कि कम से कम 250 रुपये उसको मिलेगा ही, मतलब 250 रुपये से कम नहीं मिलेगा, मतलब ये गारंटी रहेगा कि 250 रुपये मिलेगा ही, मतलब जो तय किया जाएगा। एक उदाहरण के तौर पर हम लिए तो उसके कम उसको नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो एक मतलब इस तरह का गारंटी दी जानी चाहिए। फिर निर्धन वर्ग को सस्ती साख सुविधाएं यानी ऋण सुविधाएं, जो बैंक से ऋण लेते हैं या किसी भी जगह पर ऋण लेते हैं तो सस्ती दर पर, जैसे ब्याज की दर मतलब सस्ती हो, सस्ती साख सुविधाएं प्रदान करना चाहिए ताकि वो स्वरोजगार अवसर पैदा कर सके, ताकि मतलब उस धन से वो अपना खुद का रोजगार प्राप्त कर सके। अगला प्रश्न है कि कृषि विपणन से आप क्या समझते हैं। भारत में कृषि विपणन प्रक्रिया की बाधाओं को लिखिए। देखिए कृषि विपणन क्या होता है। देखिए कृषि विपणन, देखिए किसान लोग कृषि करने के लिए सबसे पहले खेत में बीज को रोपते हैं, उसके बाद बीज की उत्पत्ति होती है, पौधा होते हैं, फिर पौधा मतलब मान लेते हैं धान ही उगा रहे हैं, काटते हैं। तो कृषि के प्रारंभिक अवस्था से लेकर अंतिम अवस्था तक मतलब पूरे प्रोसेस जो प्रक्रिया करते हैं, सारे प्रक्रिया को बोलते हैं कृषि विपणन। ठीक है, मतलब बाजार में ले जाना, बेचना कि उस सब पूरा को बोलते हैं कृषि विपणन। तो कृषि विपणन से अर्थ उन सभी क्रियाओं से लगाया जाता है जिनका समय कृषि उत्पादन के कृषक के खेत से अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने में किया जाता है। अंतिम उपभोक्ता मतलब जहाँ तक मतलब उसका उपयोग किया जाता है। इसके अंदर बहुत क्रियाएं थे, जैसे कृषि पदार्थों का एकत्रीकरण, श्रेणी विभाजन, विधायन, संग्रहण, परिवहन, विपणन की वित्त पोषण, अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाना तथा इन समस्त क्रियाओं में निहित जोखिम उठाने आदि। इस प्रकार के विपणन के अंतर्गत उन समस्त क्रियाओं का समावेश किया जाता है जिनका संबंध कृषि उत्पादन को कृषि के पास से अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने से होता है। ठीक है, ये हो गया कृषि विपणन। देखिए ये सब 5 में मेरे प्रश्न उत्तर है। ठीक है, इसलिए थोड़ा लंबा प्रश्नोत्तर है। उसके बाद आगे इसमें जोड़ा गया कि भारत में कृषि विपणन प्रक्रियाओं की बाधाओं के लिखिए। तो क्या क्या बाधाएं है इसमें उसको देखेंगे अगला पॉइंट में। तो कृषि विपणन की बाधाएं निम्नलिखित है। 1 नंबर की विक्रय बाध्यता है। प्राय भारतीय कृषक स्वेच्छा से अपनी उपज को नहीं बेचता, बल्कि दुर्बल आर्थिक स्थिति के कारण उसे अपनी उपज फसल काटने के तुरंत बाद गांव में ही बेचना पड़ता है। अगला है कि परिवहन सुविधा का अभाव है। जैसे गांव में सड़कों, गांव से जो जहाँ पर मतलब जहाँ तक
सब्जियों को बेचा ले जाना जाता है तो गांव से मतलब शहर की ओर सड़क नहीं होती, या गांव तो हो सकता है कि गाड़ी नहीं आती है, तो परिवहन सुविधा का भी अभाव है। तो देश में परिवहन के साधन अपर्याप्त, अविकसित एवं दोषपूर्ण है। हमारे अधिकांश गांव रेलों सड़कों द्वारा मंडियों के साथ जुड़े नहीं है, इसलिए किसान अपने उपज गांव में ही बेच देने के लिए बाध्य हो जाता है। फिर 3 नंबर की कृषि उपज की घटिया किस्म, मतलब बहुत घटिया किस्म, मतलब जो बीज अच्छा नहीं मिलता है या उर्वरक अच्छा नहीं मिलता है, जिससे फसल का उत्पादन कम होती है। तो भारत में कृषि उपज की किस्में प्राय घटिया होती है, जिसके कारण कृषकों को कम मूल्य मिलता है। कृषि उपज घटिया किस्म के होने के कारण जैसे खराब बीजों का प्रयोग, फसलों की रोग आदि, कृषक अशिक्षा भी एक कारण है, के कारण अपने उपाय की किस्मों की ओर ध्यान नहीं दे पाती है। अगला प्रश्न 9 नंबर है और इम्पोर्टेंट भी है कि भारत में भूक्षय के लिए उत्तरदायी कारकों की व्याख्या कीजिए। देखिए, भूक्षय यानी भूमि का क्षरण। भूमि का क्षरण जो एक होता है ना, आप लोग का पढ़े होंगे अपरदन, भूमि अपरदन यानी भूमि का क्षरण। तो जो भूमि धीरे धीरे भूमि का क्षरण हो रहा है, भूमि की कमी हो रही है, उसको भी बोला जाता है भूक्षय। तो इसके कारण क्या क्या है, तो देखिए, भूमि जो है वो पानी के बहाव द्वारा जो क्षरण होता है, मतलब पानी के बहाव द्वारा भूमि का बहाव हो जाता है, तो उसको बोला जाता है भूक्षरण। तो कारण बहुत सारा है, जैसे अंधाधुंध, पेड़ की कटाई, क्योंकि जैसे पेड़ रहता है तो पेड़ की जो मतलब जड़ें रहती है, जड़ें मतलब भूमि को जकड़े रहते हैं, वो बहने नहीं देते। अगर पेड़ की कटाई हो जाएगी तो भूमि की बहाव पानी के द्वारा बहाव हो जाएगी। तो बहुत सारा कारण है, उसको देख लेते हैं। तो मृदा पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जो कि जीवन बनाए रखने में सक्षम है। किसानों के लिए मृदा का बहुत ही अधिक महत्व होता है, क्योंकि किसान इसी मृदा में प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य व अच्छी फसल की पैदावार पर आश्रित होते हैं, यानी निर्भर होते हैं। इसका क्षय ही भूक्षय कहलाता है। भारत में भूक्षय के लिए उत्तरदायी कारणों में निम्नलिखित कारक में निम्नलिखित है। जैसे 1 नंबर की वृक्षों का अविवेकपूर्ण तरीके से कटाव किया जाता है, जिसके कारण भूक्षय होना निश्चित है। 2 नंबर की कृषि योग्य भूमि पर जलावान को आग लगाकर जला दिया जाता है, जिसकी वजह से भूक्षय होना निश्चित है। मतलब जो जहाँ कृषि की जाती है वहाँ पर तो घास भी तो रहते हैं, लेकिन बहुत सारा ऐसा भी होता है कि उस जगह पर मतलब जला दिया जाता है, तो उससे जाना जाता है कि उस मिट्टी पर खेती अच्छी होगी। तो जब जला दिया जाता है तो घास फूस सब मर जाता है, और मर जाता है तो मिट्टी जकड़े नहीं रहते, उससे भी मतलब मृदा का क्षरण होता है। 3 नंबर की भूमि को बंजर और खाली छोड़कर जल और वायु अपर्दन के लिए प्रेरित किया जाता है, इससे भूक्षय होता है। फिर है मृदा अपर्दन को त्वरित करने वाले फसल को उपजाने से भी भूक्षय होता है। क्षेत्र ढलान की दिशा में कृषि कार्य करने से भी भूमि की उर्वरा शक्ति कम होती है। अगला प्रश्न है 10 नंबर कि कृषि अथवा ग्रामीण साख आवश्यकता के प्रकार लिखिए। कि मतलब ग्रामीण साख या कृषि साख यानी कृषि ऋण के प्रकारों को लिखे। तो 3 प्रकार के होते हैं, एक अल्पकालीन ऋण, एक मध्यकालीन ऋण और एक दीर्घकालीन ऋण। ठीक है, तो अल्पकालीन ऋण कैसे लेते हैं, ये वे ऋण है, देखिए अपन ऊपर में लिखिएगा एक चीज़ तो, कि भारतीय किसान की वित्त संबंधी आवश्यकता का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। 1 नंबर लिखिएगा कि अल्पकालीन ऋण ये वे ऋण है जो खाद और बीज खरीदने के लिए, फसल बोने से काटने तक काम चलाने के लिए, पशु और पारिवारिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए लिए जाते हैं। देखिए, अल्पकालीन ऋण खाद मतलब खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए और परिवारों को चलाने के लिए लिए जाती है। इनकी अवधि 15 महीने से लेकर 15 महीने की होती है। इस प्रकार के ऋण प्राय महाजन सहकारी समितियाँ उपलब्ध कराती है। ठीक है, ये हो गया अल्पकालीन ऋण। अब होता है मध्यकालीन ऋण। तो मध्यकालीन ऋण में किसान औजार या बैल खरीदने, किसान प्रणाली सुधार करने, जमीन में सुधार करने के लिए पड़ती है। इसकी अवधि 15 महीने से 5 वर्ष तक होती है। यह ऋण प्राय महाजनों, सहकारी समितियाँ तथा व्यापारिक बैंकों द्वारा दिया जाता है। फिर होता है एक दीर्घकालीन ऋण। तो दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकता किसानों को अपनी पुराने ऋणों को चुकाने के लिए करती है, नई भूमि खरीदने के लिए या भूमि पर कोई भी सुधार करने के लिए कर पड़ती है। इस प्रकार के ऋण प्राय भूमि विकास बैंक से प्राप्त किए जाते हैं। इन ऋणों की अदायगी अवधि 5 वर्ष होती है। ठीक है, तो इतना था मतलब इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, इससे पहले भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करा चुके हैं। अगर आप लोग वो सब नहीं देखे हैं तो जाकर चैनल में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, और जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है ना, जो मतलब इकोनॉमिक्स के फार्मूला, जैसे माध्य विचलन, प्रमाप विचलन, सहसंबंध, बहुलक निकालने का सूत्र, तो उस सब हम अगला वीडियो में करवा देंगे। ठीक है, इससे पहले भी हम एक बहुत ही अच्छा सा वीडियो बनाए हैं जो माध्यमिक जो न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आता है ना, मैथ टाइप का, तो उसका हम सोल्यूशन करवा दिए। ठीक है, आप लोग को मॉडल पेपर क्लास 11 मॉडल पेपर एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, अगर नहीं दिखे तो जाकर देख लीजिएगा। और एक बार और, अगर इस चैनल में अगर कोई नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।